गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, आइए सीधा वहां चलते हैं। सेटल कर जाइए, तब बताइए, हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि उधर से अगर एक आवाज भी आई तो हम लोग तब तक बोलेंगे नहीं। और छायाकार बंधुओं से निवेदन है कि उनके लिए अलग से कोई विजुअल उपलब्ध होने वाला नहीं है, अलग से कोई विजुअल उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसलिए आप कृपा करके अपने कैमरा को इतना ऊंचा न कर दें कि जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं उनको कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और यहां आप देख रहे हैं हमारे साथ जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी उपस्थित है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र पूर्वे जी उपस्थित हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी उपस्थित हैं। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने तीनों दलों का जो गठबंधन बना है, जिसे हम महागठबंधन कहते हैं और अंग्रेजी में लोग इसको ग्रैंड अलायंस बोलते हैं, तो इस महागठबंधन के द्वारा सीटों का जब बंटवारा हुआ उसका ऐलान 12 अगस्त को ही कर दिया गया था। और उसके बाद कौन सी सीट कौन पार्टी लड़ेगी इसका भी ऐलान किया जा चुका है। और उसी दिन इस बात की जानकारी आप सब लोगों को दी गई थी कि हम सब लोग अपने अपने दलों में निर्णय करने के बाद एक साथ उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। आज संयुक्त रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जो घटक दल के प्रत्याशी हैं उन सबों की एक समेकित सूची आज जारी की जा रही है। अब उस सूची को किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार हैं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपको वितरित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बातचीत के बाद ये उपलब्ध है और जब आप बाहर निकलेंगे तो आप सब लोगों के हाथ में वो पूरी सूची दे दी जाएगी। इसलिए इसे आप रिलीज मानिए, इसको जारी किया जाता है औपचारिक तौर पर। 242 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा की गई है। अभी एक दो दिन के बाद और घोषणा हो जाएगी। इसमें हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिया है। महागठबंधन ने, सभी घटक दलों ने जो अपने अपने उम्मीदवार तय किए हैं उनको एक साथ मिलाकर उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि समाज के हर तबके का, हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, मैं बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूं, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से समाज के विभिन्न समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ये सूची आपको
जारी कर दी जाएगी। अगर आप उसका और ब्रेकअप चाहेंगे तो आप तो स्वयं सक्षम हैं, उसका सब ब्रेकअप आप कर लीजिएगा, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए वह भी चाहिएगा तो एक व्यक्ति बैठकर सबकी तरफ से आपको त्वरित ढंग से वो भी बता देंगे बाहर। वो इस संवाददाता सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। तो हम लोगों ने सोच विचार कर और सभी दलों ने अपने अपने जो उनकी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। और यह बात सही है कि चूंकि हम लोगों ने एक बार यह निर्णय ले लिया था कि हम संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, इसलिए सभी दल के लोग जो पहले फेज के या दूसरे फेज के चयनित उम्मीदवार थे उनको अपना सिंबल दे रहे थे। इसलिए देना जरूरी था कि उनको नामांकन का पर्चा दाखिल करना था। लेकिन समेकित सूची जैसा कि हम लोगों ने कहा है, और आप देख रहे हैं कि एक तरफ महागठबंधन है जहां किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पहले सीटों की संख्या निर्धारित की, फिर कौन सी पार्टी लड़ेगी इसका निर्णय कर लिया गया, और फिर सब ने अपने अपने उम्मीदवार तय किए और आज उसको संयुक्त रूप से हम लोग घोषित कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि लंबी चर्चा के बाद सीटों का निर्धारण किया गया। आज तीनों दल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और ये सब लोगों ने मुझे कहा, लालू जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा कि भाई महागठबंधन के उम्मीदवारों की संयुक्त सूची आप ही जारी करें। और इसलिए सब लोगों की राय के हिसाब से ये सब जारी हो रहा। हम लोग कल जारी करना चाहते थे, लेकिन आप सब जानते हैं हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय हुआ था उसको कल देर रात में वो कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है, इसलिए कल शाम में जो हम लोगों को करना था वो आज हम सुबह कर पा रहे हैं। तो इसके संबंध में तो इतनी ही जानकारी है। और इसके अलावे हम एक दो बातों पर और जोर डालना चाहेंगे। महागठबंधन इस चुनाव में विकास को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानती है और हम लोग उसके आधार पर जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और पूरे समाज में विभाजन की राजनीति करती है, चाहे वो जाति के आधार पर हो या संप्रदाय के आधार पर। और अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में आपसी खींचतान हुई है और जिस ढंग से लोगों ने अपनी नाराजगी प्रकट की है, यानी अपने घटक दलों को भी कितना विश्वास में लिया, हर तरफ से पिछले सप्ताह 10 दिन से इसी प्रकार की खबरें आती रही। तो खैर जो भी हो वो उनका अंदरूनी मसला है, वो जिस प्रकार से अपने सहयोगियों को डील करें और जो सहयोगी हैं उनके किस प्रकार से उनके सामने नतमस्तक होकर चले, ये उनका काम। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। अभी हाल में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का बयान आया, और बयान क्या, उनका जो मुखपत्र है आरएसएस का पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, उसमें एक इंटरव्यू उनका प्रकाशित हुआ और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो आरक्षण के प्रश्न पर जो राय रखी उसको देखने का अवसर मिला। उनके इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही है उससे यह साफ प्रकट होता है कि वे आरक्षण की वर्तमान प्रणाली को ठीक नहीं मानते और इसलिए समीक्षा ही नहीं, वो तो चाहते हैं कि जो आरक्षण का मसला है, उन्होंने जिक्र किया था कि संविधान बनाने वालों ने और संविधान में इस बात का जिक्र किया गया था
तो उस प्रकार से नहीं चल रहा। मतलब उनका स्पष्ट नजरिया है कि एक समय निर्धारित किया गया था, उसके बाद इसको क्यों जारी रखा गया, और ये कहा उन्होंने कि यह सब राजनीतिक है। और आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने कथन में इस बात की वकालत की है कि जितने लोग हैं, राजनीति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि राजनीति के लोग। अब प्रश्न यह है कि जो संविधान है अपना, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, और जब कोई इनैक्टमेंट होता है तो उसके बाद उसको देखने का अधिकार। तो महागठबंधन के इसकी सीटों पे कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसकी एक लिस्ट सौंपी जा रही है पत्रकारों को, लेकिन उन्होंने मोटे तौर पर यह बताया है कि इस समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि जो आरक्षण को लेकर जो उनकी सोच है वो बताती है कि आखिर वो पिछड़े और दलित जो लोग हैं उनके लिए वो क्या और कब कैसे सोचते हैं। आरएसएस की पहल पर ही जनसंघ की स्थापना की गई, जो कालांतर में आज बीजेपी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रही है, और सभी प्रचारक और स्वयंसेवक सर्वोच्च पदों पर विराजमान हैं और इनको नाज है। अभी 3 दिन का शिविर चला, सबने अपनी हाजिरी दी लगाई वहां, और जो अगर भागवत जी कह दिए उससे अलग कोई विचार है, इनका कोई मंत्री केंद्र में या कोई नेता कुछ कह देता है, उसकी कोई वक़्त नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब है तो आरएसएस का, और आरएसएस चीफ सरसंघ चालक ने जब कह दिया तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। इसलिए आज बीजेपी बिल्कुल सामने है, समाज में गरीब गुरबा वंचित लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती है, किसी का डर दिखाकर समर्थन हासिल करना चाहती है, और दूसरी तरफ उनके हितों पर कुठाराघात करने की इनकी पूरी तैयारी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और ये जो संविधान की व्यवस्था है, इसको किसी भी सूरत पर न इस पर रिव्यू किया जा सकता है, न इसको समाप्त किया जा सकता। तो अभी तक जो कह रहे थे कि हम लोगों ने कहा है कि नहीं लागू रहेगी व्यवस्था, ये उनके स्टेटमेंट दे देने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। आरएसएस चीफ ने कहा, और उन्होंने जो कहा है हमने आपको पढ़कर सुना दिया, इसमें कुछ बचता नहीं है, बहुत ही स्पष्ट है, अपने आप में स्वयं स्पष्ट है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। संविधान से इतर नई व्यवस्था चाह रहे, आरक्षण को समाप्त करने की मंशा है, जो वंचित तबके के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो इंतजाम किया गया है विशेष अवसर का सिद्धांत अपनाते हुए, उसको ये समाप्त करना चाहते हैं। तो एक बात तो ये है, और 2 बात और मुझे बता देना है कि आप सबको मालूम है कि हमने लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उसकी कॉपी वित्त मंत्री जी को दी, प्रधानमंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले, और जब इन्होंने तथाकथित पैकेज का ऐलान किया तो उसके बारे में हमने सारी स्थिति स्पष्ट कर। इस वक्त की अहम खबर, बिहार के चुनावी दंगल में महागठबंधन ने 242 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें पिछड़ी जाति को दिए जाने का ऐलान नीतीश कुमार ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है, और साथ ही उन्होंने हमला किया है आरएसएस प्रमुख के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को लेकर बीजेपी पर, और साथ ही बिहार को दिए गए विशेष पैकेज पर भी उन्होंने फिर से सवाल उठाए हैं।